प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी और हरिमोहन जी। और प्रारब्ध के दर्शक दोनों ही विभूतियों को जानते हैं, पर अलग अलग जॉनर में। पर एक चीज कॉमन है दोनों लोग के साथ, इंटरनेशनल में घटनाओं में या इंटरनेशनल जो जियो पॉलिटिक्स है उसमें जो भी होता है, इस पे ये लोग दिन भर अपनी नजर बनाए रखते हैं और उसके मायने भी निकालते हैं, जो आमतौर पर बहुत सारे बड़े एनालिस्ट्स भी, या पर्टिकुलरली हमारी जो दो कौड़ी की मेन स्ट्रीम मीडिया है, वहां पर आपको ये बात नहीं पता चलती। तो दर्शकों, बी रेडी फॉर अ वेरी क्या कहते हैं सर, वो रोलर कोस्टर राइड। क्योंकि घटना ऐसी हुई है, पाकिस्तान के अंदर ईरान ईरान ने मिसाइलों से वार किया है। और पाकिस्तान के अंदर जब कोई भी मिसाइलों से या किसी भी प्रकार का वार करता है तो सबसे पहले कहता है कि तुम्हारे यहाँ टेररिस्ट कैंप चल रहे थे, हमने उनको मारा है। हमने ना तुम्हारी सेना मारी, हमने ना तुम्हारे लोग मारे, हमने तुम्हारे यहाँ जो चाहे अफगानिस्तान मारे, चाहे भारत मारे, चाहे ईरान मारे, हर तरफ से। तो 15 मिसाइलें मार दी और पाकिस्तान को हवा नहीं लगी, जैसे पिछली बार बालाकोट में हवा नहीं लगी थी। और 7-8 ड्रोन भी मार दिए और 100 से ज्यादा लोग मार दिए गए। तो सबसे पहले मैं हरिमोहन सर से जानना चाहूंगा कि सर, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड एंड व्हाट इज इट, हो क्या रहा है, और इसके अलावा भी कुछ हुआ है क्या? संदीप भाई, थैंक यू। एक्चुअली मैं एक है ना स्टेटमेंट पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सीएनबीसी की है। सीएनबीसी ने जो स्टेटमेंट दिया है, अगर आप 2 मिनट दें, कि अनप्रोवोक्ड वायोलेशन, ईरान स्ट्राइक्स सीरिया इराक पाकिस्तान एज मिडल ईस्ट टेंशन स्पाइक। ठीक है। इसमें पहला जो की पॉइंट है वो ये है कि 24 घंटे में 3 देशों पे हमला कर दिया ईरान ने। दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मेंशन कर रहा है कि ठीक है, बोल्डनेस है, उस पे नहीं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना सीएनबीसी का, वो ये कह रहा है कि ईरान फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्ला समथिंग जो भी है, said the strikes were in line with combating terrorism and legitimate self defense। तो जो वर्ड मेरे को कॉम्बैटिंग टेररिज्म है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस। कई बार शब्दों के मायने होते हैं ना, हम लोग शब्दों के मायने निकालते हैं, तो मायने जो है उसमें लेजिटिमेट सेल्फ डिफेंस जो है वो मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है। अगर हम अब डॉट्स को कनेक्ट करें, मैं कई बार ये डॉट्स बार बार कनेक्ट कर रहा हूं और लोग कहते हैं यार क्या चलता है, लेकिन कई बार पिक्चर डॉट्स को कनेक्ट करके निकलती है। 10 दिसंबर से इस कहानी 7 अक्टूबर से शुरू कीजिए या उससे भी पहले से शुरू कीजिए। यूक्रेन वॉर जो चल रहा था, यूक्रेन वॉर में रशिया को फंसाया गया। रशिया ने इस वेस्टर्न स्टेट्स को चैलेंज किया, साहेल रीजन, अफ्रीका, वेस्टर्न स्टेट्स बाली, बुर्किना फासो, माली, बुर्किना फासो, ये यहां से भाग गए। फ्रांस को जो $2 पर केजी यूरेनियम मिल रहा था, वो मेरे ख्याल से 200 या $300 पे लेना पड़ रहा है, लेकिन फ्रांस चुप है, बिल्कुल चुप है। कैन यू इमेजिन? इसको थोड़ा सा और आगे देखते हैं। इसके बाद ये सारे यूरोपियंस वहां से भाग गए, फ्रांस भाग गया, अमेरिका भाग गया। अब इसी मामले में चैलेंज किया गया इसी अमेरिकन और वेस्टर्न कंट्रीज को हमास के थ्रू। हमास ने जो 5000 रॉकेट्स दागे, मारे, जो भी काम किया, उसको अगर आप उठाकर देखेंगे तो इन्हें मजबूर कर दिया बैटलफील्ड में आने के लिए अमेरिका को। जो अमेरिका रशिया को घेरना चाहता था, अब वो अमेरिका उठाकर देखिए 7 अक्टूबर यहां आया हुआ है लड़ने के लिए इजराइल में। लेकिन यहां इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका नहीं लड़ रहा। रशिया ने अमेरिका को वॉर में घसीट के लाना था, घसीट के। तो जब इजराइल लड़ रहा है हमास से, तो पूरा का पूरा यूरोपियन वर्ल्ड या यूरोपियन कंट्रीज, खासकर वेस्ट यूरोपियन और अमेरिका, यहां जिस तरीके से पैलेस्टीनियन प्रोटेस्ट हुए हैं, भैया आप देखना कि इस प्रोटेस्ट में आपको एक चीज साफ नजर आएगी, और वो ये है कि जो है ना प्रोटेस्ट के अंदर साफ तौर पे ये आपको चीज नजर आएगी कि यूरोपियन सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट साफ आ चुका है। एक तरफ कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक क्राइसिस ने उनकी सोसाइटी के अंदर क्राइसिस क्रिएट कर दिया है। फ्रांस कभी कह रहा है मैं बाहर वाले मौलानाओं के ट्रेनिंग वाले को नहीं घुसने दूंगा, कभी अमेरिका के अंदर, वो चाहे ब्रिटेन में प्रॉब्लम आ रही है, कभी जर्मनी के अंदर प्रोटेस्ट हो रही है। सारा यूरोप इस टाइम पर क्राइसिस में है। अमेरिका इटसेल्फ इज इन क्राइसिस। अभी भी सोचकर देखिए, मार्च तक का टेम्परेरी बजट पास हुआ है इनका,
टेम्परेरी बजट, यानी क्राइसिस में दोनों हैं। और रशिया को क्या फर्क लगा ये बताइए। रशिया कह रहा है भैया मेरे रिजर्व्स बढ़ गए, तुमने जो पैसा $600 बिलियन रोक के रखा हो वो रखो तुम्हारे पास, मेरे पास अभी भी बहुत है। रशिया को अमेरिका को रशिया से तेल खरीदना पड़ गया और डोमिनेट कर रहा है रशिया। और जैसे और यूक्रेन के बारे में नाटो के जो चीफ है वो कह चुके हैं कि बुरी खबर के लिए तैयार रहें। और 3 जनवरी की खबर तो आप अगर कंसिडर करें तो हमने आप ही के चैनल पर वीडियो बनाया था भैया के साथ, उसमें हमने कहा था 3 जनवरी, हालांकि मुझे डांट पड़ी है कई जगह से कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन भाई साहब मैं तो डॉट कनेक्ट कर रहा हूं। आप मतलब मैं मानता हूं कि नहीं हुआ, लेकिन मुझे हाइपोथेटिकल लग रहा है कि ऐसा कुछ हुआ कि रशिया का दावा है 3 जनवरी को 20 मिसाइलें मारी कीव के सेंट्रल पार्ट्स में, जिसके नीचे एक बंकर में दब के अमेरिका का क्या नाम है वो मर गया, क्या कहते हैं उसको, डिफेंस मिनिस्टर लॉयड ऑस्टिन मर गया। 4 तारीख को खबर आती है कि नहीं 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 उसे कैंसर हुआ था, और आज तक उसकी कोई फोटो तक नहीं आई। अब भैया एक बात बताओ, तो सॉरी 2 मिनट और लूंगा, एक बात बताओ 3 तारीख को मर गया, दावा कर रहे हैं, 4 तारीख को आपकी खबर आ रही है कैंसर है, और वो ये कह रहे ना ना 1 तारीख से हॉस्पिटल में है। थोड़ी कहानी समझ में नहीं आई, फोटो वीडियो कहा कौन से हॉस्पिटल में है भैया, वो मुंह पे जो पहनते हैं क्या कहते हैं उसको मैं भूल गया, तो वो पहन के कोई फोटो वोटो तो दिखा दो यार। फोटो वोटो कुछ नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ तो दाल में काला है। जब ये सारी खबर फैलने लगी और पैनिक क्रिएट होने लगा, एकदम से खबर आती है कि 5 कंट्रीज ने एयर स्ट्राइक कर दिया यमन के अंदर। रशिया कामयाब हो गया, अमेरिका को एक वॉर में घसीट लिया। आप देखिए 9 या 10 तारीख से ही यमन के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स होने शुरू हुए। यमन ऊपर से हमला कर रहा था, अमेरिका को उस फॉरेन मिनिस्टर की खबर, डिफेंस मिनिस्टर की खबर को दबाने के लिए ये हमला करना पड़ा। अमेरिका की सड़कों पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि आप दूसरा हमला क्यों कर रहे हैं। अरे अमेरिका के पास ऑप्शन ही नहीं बचा भाई। अब जैसे ही हमला हो रहा है, अच्छा इंडिया से उन्होंने एक मदद मांगी है कि भाई अच्छा एक काम कर, तो हमला मत कर, तो सिर्फ है ना ये जो अगर पायरेट्स बाहर निकले इनसे हमारे शिप्स को बचा लियो कि उस शिप को हाईजैक ना करे, बाकी हम देख लेंगे। इंडिया के 4 या 5 जो शिप्स है वो वहां पर काम कर रहे हैं, 4 या 5 जो भी, आई एम नॉट श्योर अबाउट द फिगर, लेकिन काम कर रहे हैं। अच्छा मजे की बात, पाकिस्तान के भी काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के भी वहां शिप्स हैं। और यमन के ऊपर अटैक करने वालों में एक कंट्री बहरीन, जो कि सऊदी अरेबिया का की अलाय है, मतलब सऊदी अरेबिया जो कहेगा वही बहरीन करेगा, और वो फाइटर जेट्स लेके यमन पे हमला कर रहा है। कैन यू इमेजिन? इसका मतलब खेल यहां है। अब यहां पर ईरान को समझ में आ रहा है कि अरब और अमेरिका एक साथ खड़े हुए हैं, लेकिन अमेरिका घसीटा जा चुका है यमन में। अमेरिका अभी भी टांगे कांप रही हैं, पैसे नहीं है, यूक्रेन में हार चुका है, इजराइल को एड दे दे के थक चुका है, हालत चारों तरफ से खराब लग रही है। ऐसे में अभी देखिए खबर आई थी 3 जनवरी को ही, कासिम सुलेमानी के मजार के ऊपर या कब्र के ऊपर जो 20-30 हजार बंदे इकट्ठे हुए, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए 2, और उन 2 बॉम्ब ब्लास्ट में 200 बंदे मारे गए, 170-180 या कुछ ऐसे घायल हुए। आई एम नॉट श्योर अबाउट फिगर, मैं फैक्ट्स में बहुत कमजोर हूं उस मामले में, लेकिन मारे गए। अब मैं यहां डॉट्स को समझिए, इसका दावा किसने किया कि मैंने मारे? आईएसकेपी ने, जबकि आईएसकेपी का कोई लेना देना ही नहीं है। आईएसकेपी का ईरान से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इस चीज को छोड़ के कि वो एक सुन्नी आउटफिट है। अब यार सुन्नी आउटफिट है, आप मानते हैं, लेकिन कुछ तो लेना देना हो। आंसर इज कोई लेना देना नहीं है। अब इसका नेक्स्ट लेवल आइए, जब ये सारा मामला देखा कि कोई लेना देना नहीं है, तो इसका नेक्स्ट लेवल यहां पर ये आता है कि ये लड़ाई शुरू हो चुकी थी, और जैसे ही ये लड़ाई शुरू हो चुकी है यहां पर कि ईरान को प्रोवोक कर दिया गया। अब ईरान ज्यादा समझदार है, या तो वो सीधा सीधा हमले में कूद जाए। ईरान सीधा हमले में नहीं कूदा, यहां ईरान ने एयर स्ट्राइक, वो मतलब मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक्स करी 2 जगह पर। 2 एक इंपॉर्टेंट जगह है जो सीरिया और इराक में, वहां अगर आप देखेंगे ना, तो मैं आपको अगर इसमें एक खबर पढ़ के सुनाऊं तो बीबीसी न्यूज है, बीबीसी नहीं एनडीटीवी की न्यूज है, ईरान स्ट्राइक्स इजरायली हेडक्वार्टर्स इन इराक एज रीजनल टेंशंस माउंट। इजरायली हेडक्वार्टर्स कौन से हैं? स्पाई। कैन यू इमेजिन? स्पाई हेडक्वार्टर्स पे सीधे सीधे हमले हो रहे हैं। तो असलियत में जब हम ये कैलकुलेट करते हैं
कि ये जो लड़ाई हुई है, ये इसमें मतलब ये एयर स्ट्राइक हुई है, पाकिस्तान पे हुई है, तो मैं इसमें भरोसा नहीं कर पा रहा। और अदल जो वो है उस पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा, तो मैं किस पे भरोसा करूं? इसको इस तरीके से अगर हम देखें कि हम 24 घंटे में 3 स्ट्राइक्स हुई हैं, तो 3 स्ट्राइक्स में मुझे बलूचिस्तान का लिंक बिल्कुल नजर नहीं आता जब तक मैं 10 दिसंबर की वो असीम मुनीर की अमेरिका की 5 दिन की विजिट पे नहीं चला जाता। 5 दिन असीम मुनीर अमेरिका में है, कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो किससे मिला है? वो मिला है एक लेडी से, नाम उसका मेरे ध्यान से स्किप कर रहा है, जो रेजिम चेंजर, न्यूलैंड, विक्टोरिया न्यूलैंड से मिल रहा है। कैन यू इमेजिन, विक्टोरिया न्यूलैंड से मिल रहा है। अब वहां मुझे शक तो हो रहा है ना सिर्फ मिल रहा है, बल्कि वो मीडिया, वो फुटेज, वो फोटो प्रॉपर बाकायदा लीक की जा रही है। लीक क्या मतलब, वो पब्लिश की जा रही है फॉर द वर्ल्ड टू कंज्यूम। अब वहां वो, हाँ एग्जैक्टली, और 5 दिन, 5, मैं एक्चुअली बड़ा कंफ्यूज था, और मैं बड़े उस दिन से दिमाग लगा रहा हूं कि यार विक्टोरिया न्यूलैंड इंडिया की डेमोक्रेसी नहीं, यहां तो नहीं होगी, यहां तो नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहां पोजीशन ऐसी है कि मतलब नहीं कर पाएगी। पाकिस्तान के अंदर देखिए ना, वहां से आते ही सबसे पहले 8 फरवरी को इलेक्शन डिक्लेयर हो गए, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल हो गए। फिर मुझे लगा कि ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी बांग्लादेश में, लेकिन बांग्लादेश के अंदर भी निकल गया। हालांकि मैं रिक्वेस्ट करूंगा बांग्लादेश में भी एक करना, इंडिया आउट बांग्लादेश में स्टार्ट हो गया, उसमें हम बाद में देखेंगे। बीएनपी ने स्टार्ट कर दिया इंडिया आउट, और वो बड़ा खतरनाक है, ठीक है। और शायद ये चाइना का प्लान हो चुका है एक्टिवेट, कि एक जगह से इंडिया आउट कर दिया, अब चारों तरफ से इंडिया आउट घेरो। लेकिन हम है ना पाकिस्तान पे जाए तो पाकिस्तान में भी नहीं नजर आया। लेकिन उसके बाद दिमाग पता नहीं क्यों एकदम से किया कि ईरान की एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, और चाबहार एकदम से लाइमलाइट में आ गया। ईरान अब चाबहार के मामले में बात कर रहा है। आई गॉट शॉक्ड। मैंने कहा इसका मतलब ये है, अमेरिका से जो खबर आई है वो ये आई है कि जो बलूचिस्तान है, इसमें जो अमेरिका के एयर बेस है उन्हें एक्टिवेट करो। अमेरिका के एयर बेसिस जहां से वो ड्रोन अटैक्स करता था अफगानिस्तान में, और तहरीक कई बार, एक आधी बार तहरीक तालिबान पाकिस्तान में भी किया, और सब जगह पे किया। एक तो बड़गाम था, बड़गाम या समथिंग ऐसा नाम था अफगानिस्तान में, उसमें तो उसमें इतना बड़ा नहीं था जितना यहां था, और इसी का सबसे बड़ा कलेश था। तो पॉसिबली ईरान की जो स्ट्राइक है वो इसी एयरफील्ड के ऊपर हुई है। अब इसे दबा, अब प्रॉब्लम ये है, ना तो अमेरिका इसे मान पा रहा कि भाई मेरा एयरफील्ड है, ना पाकिस्तान मान पा रहा कि भाई हां है, और ईरान ने ठोक दिया पकड़ के। अब कहीं तो ईरान को भी लीपापोती करनी है। अगर ईरान डायरेक्ट अमेरिका का नाम लेगा, यहां एक बात चीज है, अमेरिका भी ईरान भी अमेरिका से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट से बच रहा है, तो यहां पर भी बच के उसने अलदा समथिंग कुछ नाम है, वो अदल से अदालत होता है ना, अदल जो है उसका नाम लेके ठोक दिया अमेरिका। अब सवाल यह है, पिटा कौन? अमेरिका को दर्द तो है, बोल तो सकता नहीं, प्रॉब्लम बोल तो सकता नहीं, मतलब वो है ना, एक वो मैंने एक वो मतलब जैसे होता है ना, वो मुंह में, और एक मैंने शॉट देखी थी, मुंह में सीटी से लेके और पीछे संटी मारते हैं। तो संटी लगी लेकिन सीटी की आवाज नहीं निकली, इसका मतलब दर्द सहन हो गया। लेकिन संटी लगी किसी को, वो जिसको लगी वो सहन भी कर गया, लेकिन चीख किसी और की निकली, वो है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का रडार काम नहीं किया, पाकिस्तान की मिसाइलें, मतलब सोचकर देखो 12-13 मिसाइलें आ रही है, 7-8 ड्रोन आ रहे, कोई पकड़ नहीं पाया, और ये तीसरी बार है। अब समस्या पाकिस्तान की ये है कि भैया तू चाइना की गोद में जाके बैठा, रडार भी ले लिए, सारे काम कर लिए, कुछ तो कर। अब प्रॉब्लम ये है, वो कुछ बोले कि भाई चाइना तूने रडार खराब दिए, तो चाइना कहेगा तू साइड में आ, तेरे से बात करनी है। अगर यूं कहेगा कि नहीं रडार काम कर रहे थे, पकड़ नहीं पाए, तो भैया कैसे नहीं पकड़े, मतलब वो ना निकाली जा रही ना निकली जा रही। सर ऐसा है कि लेवल पर हाँ कड़ी निंदा जरूर कर दी। जी जी जी, तो मैं क्या कहते हैं, पुष्कर दा को भी लेकर आता हूं, और इनसे भी मैं जानना चाहूंगा, पर जी बताएं। नहीं ज्यादा नहीं सर, ज्यादा की बात नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग था जो बोल रहा है बोलना चाहिए। नहीं, अगर सर कोई समय वाली बात नहीं है। बात यह है कि
जहां हम दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, और बस इसमें that's all. जानकारी में कोई समय सीमा नहीं है जी। थैंक यू। तो जी, अरे सर, तो इसमें होता क्या है सर, जानकारी के साथ में एक छोटी सी बस बात याद आ गई कि हिंदी फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता था कि हीरो और विलेन की सड़क पे लड़ाई हो रही है, और किसी सब्जी वाले का ठेला चला जा रहा है, कहीं किसी के टमाटर गिर जा रहे हैं, किसी के घड़े फूट जा रहे हैं, तो हीरो विलेन तो निकल जाते हैं वहां से, हीरो गया अपना गाना गाने, विलेन अपना गया जेल, और बेचारे जो सड़क पे लोग थे उनका नुकसान हो गया। तो ये पाकिस्तान वाले ऑलरेडी सड़क पे थे, थोड़ा बहुत अपना बेच रहे थे, टमाटर धनिया प्याज, सब नुकसान हो गया इनका, जिसकी जमीन पे हुआ। खैर, तो पुष्कर दा, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि जो जैसा हरिमन ने इतना डिटेल्ड में बताया, एंड ही कनेक्टेड ऑल द डॉट्स राइट फ्रॉम, कि ये जो दिख रहा है सिर्फ जो ईरान ने किया पाकिस्तान पर, साथ में नाम लिया सीरिया और इराक का कि वहां पे भी अटैक्स किए हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का सोच के कि भाई बड़े खुश हैं, वो ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल दाग दी, पाकिस्तान को पता नहीं चला, हवा नहीं लगी, और फिर भारतीय चुनाव से 3 महीना पहले कुछ हो गया पाकिस्तान में। तो खैर, तो डेजा वू टाइप का मोमेंट आ गया, लेकिन अगर जियो पॉलिटिक्स देखें तो इट इज मोर देन दैट, इट इज मच मोर देन दैट। व्हाट डू यू सी अबाउट इट? आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई वीडियो पे तुम्हारे साथ बात होती है कि ये विप्लव काल है, ये 20 से लेकर 30 का 10 साल का जो है, एंड मालूम है मुझे भी कि क्या हो, अंत में क्या होने वाला है, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये कैसे होगा। ये जो हुआ है पाकिस्तान और ईरान वाला, इसको मैं ये कहूंगा कि दो इसके फैक्टर है। एक तो ये मान लो अभी 48 घंटे पहले जो है उनका स्पेशल एनवॉय ईरान का पाकिस्तान में था, कुछ लोग कह रहे हैं सेतल, बट इट वाज स्पेशल एनवॉय। पहले तो मैं ये मान लेता हूँ कि वाकई किसी जो है अदल पे जो है जो कैंप था सुन्नी, वो लोग हैं, उस पर आक्रमण किया, तो ईरान ने पहले से इन्फॉर्म कर दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ने कहा ठीक है भाई साहब आप कर लीजिए। वो नहीं है तो जो कल दोवास में बैठ के जो फॉरेन मिनिस्टर जो है जो कि मुस्कुरा रहा था, और जो कप्पड़ जो है उनका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, वो बिल्कुल जो है वो टेंशन में बैठा हुआ था, वो फोटो मैंने देखी है। देखिए ऐसा है कि इसमें पाकिस्तान कुछ भी नहीं, पाकिस्तान वो अब जो बड़ा भद्दा सा उसका वो हो जाएगा उदाहरण, लेकिन पाकिस्तान वो है कि पाकिस्तान एक टेस्टिंग ग्राउंड बन गया है सबके लिए, कि पाकिस्तान में जो हुआ, अब पाकिस्तान ने रिएक्ट नहीं किया या नहीं कर सकता था, या कंप्लेंसिटी थी उसमें, तीनों दिशा में पाकिस्तान की अंदरूनी स्थिति बड़ी खराब है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में एंटी पीटीआई इमरान खान जो है उसका इलेक्शन को लेकर चल रहा है, उसका बल्ला उसका सिंबल छीन लिया गया है, और ये आपका इमरान खान जो है इट इज बैक्ड बाय द जूइश लॉबी, एक डीप स्टेट का बहुत बड़ा वर्ग जो है, इसलिए वो जिंदा है आज तक। आसिफ मुनीर की कैपेसिटी वो नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है। इस वक्त जो है सारी तनकीद जो हो रही है पाकिस्तान, वो आर्मी पे हो रही है, और ये साल 2 साल से हो गया इस चीज को होते। इसको मैं देख रहा हूं इस तरीके से कि ये कहते हैं जमीन को टेस्ट करना, ये टेस्ट हो गया कि पाकिस्तान कैन नॉट रिस्पॉन्ड एनीवेयर, इट इज नॉट मनी, दे आर टोटली डिमोरलाइज एट द हाईएस्ट लेवल, हर आदमी जो है वहां पर निकलने के फिराक में है। तो ये जो मैं इसको इसको ईरान का जो अटैक हुआ है, ईरान का बहुत सही, मैं एक तरीके से कहूंगा कि बहुत ही भ्रष्टता वाला था, टाइमिंग सही थी। पिछले 4 दशक से ईरान और अमेरिका जो है, जब से शाह 79 के बाद खुमैनी आए, तो अमेरिका और ईरान बिल्कुल अजात शत्रु एक दूसरे के बने हुए हैं। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान बहुत सालों से अंडर सैंक्शन है, उसके बाद भी जितनी भी जो आपके मिडिल ईस्ट में जो इस्लामिक कंट्री है, उसमें सबसे जो कहना चाहिए कि इंटेलेक्चुअल इवॉल्व जो था, ये ईरानियन थे। पर्शियन उनका बैकग्राउंड भी था, उनकी हिस्ट्री भी थी, तो वो उनके यहाँ साइंटिफिक, बाकी जगह साइंस कुछ नहीं हुआ, लेकिन ईरान जो है 17 बाद जब 7 ईयर वॉर जब इराक से हुई ईरान की,
तब से जो है उन्होंने जो है अपनी जो उनकी कौन सी गार्ड आर्मी है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड, हाँ वो जो है कर रखा था। और साइंटिफिक और उनका एम्बिशन ईरान का न्यूक्लियर का शुरू से था। बीच में इजराइल ने आकर जो है उसको उड़ा दिया था। लेकिन जो अब मुझे समझ में आ रहा है कि समवेयर या तो ऑलरेडी न्यूक्लियर ईरान हो चुका है, मेरा अपना मानना है शायद, इसलिए वो चैलेंज कर रहा है। दूसरा ये कि ईरान में एक बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि ईरान में 3 वे पावर सेंटर है। एक पावर जो है जो स्पिरिचुअल, उनके खमैनी जो है, ही इज अ स्पिरिचुअल लीडर, टॉप नॉच है, बड़ी इज्जत है इस्लामिक वर्ल्ड में, शिया वर्ल्ड में है। एक पावर वो है। दूसरा इनके जो उनकी जो कौन सी क्या कहलाती है उनकी सदन, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, एक वो पावर है, लेकिन वो डायल्यूटेड पावर है। इसके साथ इनकी जो आर्मी है ना, वो भी एक इंडिपेंडेंट है एक तरीके से, वो डायरेक्टली खमेनी उसको कंट्रोल करता है। मेरा अपना मानना यह है इसके अंदर, ईरान ने अमेरिका से जो कुड़ थी, जो कुछ था, दूसरा उसको बैकिंग जो है लॉन्ग टर्म जो उसने नेगोशिएशन चाइना से किए हैं, उसका भरोसा, और चाइना और अमेरिका का जिस तरीके से काबुल में कोलैप्स हुआ, उसके बाद जितनी भी घटनाएं हुई अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, चाहे यूक्रेन और वहां पे केवल पैसा देना अलग बात है, किसी को दे दीजिए पैसा आप, लेकिन आपकी कैपेसिटी नहीं है। तो अमेरिका इज द लोएस्ट पॉइंट। स्वयं अमेरिका में इंटरनल कन्फ्लिक्ट है। इंटरनल कन्फ्लिक्ट ये है कि वहां पर पॉलिटिकल, जहां पे किसी भी राष्ट्र का राजनीतिक स्थायित्व नहीं होता, हमको लग रहा है स्थायित्व नहीं वहां पे, वहां समाज बटा हुआ है, पॉलिटिकल अलायंस बिखरी हुई है, और वहां पर जो आप किसी एक जमाने में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जो आप वहां की राजनीति में गंदगी देख सकते हैं, उसका एपिटोम जो है इस वक्त अमेरिका है। कोई ऐसी गंदगी नहीं है जो इस वक्त अमेरिका की राजनीति में ना हो रही, जिसको हम भी नहीं छू पाए। तो ऐसे समय में सबसे अच्छा कारण होता है कि आप जो है कुछ करिए। अमेरिका की औकात ये नहीं है, वो मिसाइल फेंक सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन विल पावर, पॉलिटिकल विल पावर नहीं है। अमेरिका ने अपनी जो है नौजवान पीढ़ी, उसको जो है लड़ने लायक छोड़ा ही नहीं। अमेरिका में आज जो है 1 लाख गिरती किसी अमेरिकन की, साला पूरे पब्लिक जो है कूदने लगती है। तो आपने इतना वोकिज्म कर दिया है, तो ईरान के लिए बेस्ट था सारे जो बदले निकालने। उसने पाकिस्तान पर नहीं मारा, पाकिस्तान को मार के जो अभी जो हरिमोहन ने कहा कि 5-6 दिन वहां पड़ा रहा आसिम मुनीर, और वहां पर निगोशिएट करके उसका 1.7 बिलियन डॉलर का जो है IMF लोन अप्रूव कराया उन्होंने, ताकि कुछ तनख्वाह मिलती रहे, पेंशन मिलती रहे हम लोगों को। झापड़ वहां मारा है अमेरिका को पाकिस्तान में जाके। ये कुछ नहीं है अदल फदल, इसी कहानियां बाद में समझ में आएगी। अब देखना है कि अमेरिका क्या करता है, क्योंकि उससे पहले चैलेंज उसने किया कि सीरिया में हमने जो है अमेरिकन बेस को मारा। सेकंड उसने कहा कि हमने जो है वो मोसाद का जो सेंटर था वहां पे, उसमें उसको हमने उड़ाया। थर्ड ये, आई 100% एग्री विद हरिमोहन, इट इज अमेरिका विच इज द टारगेट। बाकी सब जो है कहना चाहिए कि कोलेटरल डैमेजेस है। अब अमेरिका, अब ईरान कहां तक अफोर्ड कर पाएगा, जो उसने गैम्बल खेला है टैक्टिकली, वो क्या कर पाएगा देखना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि बेसिकली जो अभी जो गर्मा गर्मी रेड सी इसमें हुआ है, जो आपके ऑयल टैंकर रूट है, उसके असर आने चालू हो गए। अब क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ने लगी वहां पर। इसीलिए आप देखिए कि कितनी अजीब बात है, दूसरों को मना करता है नालायक अमेरिका, रूस से तेल ले रहा है। जिस बात पे इंडिया को जो दबा करने लगा, ये इतनी दोगली है अमेरिकन, दे आर नॉट टू बी ट्रस्टेड फॉर 1 मिनट। वो पहले यूरोप को बेच खाए। यूरोप को जो आज प्रॉब्लम है, एक्सटेंशियल क्राइसिस, उनकी खुद की आइडेंटिटी की यूरोपियंस की, वो तो वहां को पंगा कर छोड़ दिया। इट इज ये कि कौन सा उसके अंदर कौन सा किस राष्ट्र का कौन सा राजनीतिक नेतृत्व शक्तिशाली होगा, प्रो राष्ट्रवादी होगा, और कितना उसकी पॉपुलेशन में सेल्फ डिफेंस की ताकत बची होगी, वही बच पाएगा, बाकी सब उड़ी जाएंगे।
आई एम 100% श्योर इन विद इन 5-6 ईयर्स। कोई मतलब नहीं। जी अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। अमेरिका आपको सोच रहा है, तो मैं समझता हूं कि ईरान ने वेल कैलकुलेट टारगेट किया है, अपने उसके उद्देश्य थे उसके लिए किया। निशाना अमेरिका है। अब बारी अमेरिका की, अमेरिका क्या कर सकता है। जी मैं समझता हूं कि अमेरिका शायद अभी और बुरे दिन देख रहे हैं अमेरिका को, नहीं, अभी क्योंकि जब तक इस क्योंकि इस घटना के जो अगले नतीजे हैं, अब मेरा अगला जो बातचीत है हम उसी पर करेंगे कि अब नतीजे क्या होंगे। और चूंकि हरिमोहन जी, वापस से हम आपके पास एक आते हैं छोटा सा है और ना प्रिडिक्शन और है, अजीब सा है, मैं बिल्कुल सिर्फ अजीब सा अपनी है एक बात मुझे, कह लूं बिल्कुल अजीब कि सा है मेरा एक प्रिडिक्शन। अच्छा सॉरी, जी, आप बोल रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं हाँ, बीच में मैं बोल अपनी गया। बात कहना चाहता। मैं कह रहा था जैसे पाकिस्तान मार खाया है, ठीक है, अच्छी बात है, हमें बड़ी खुशी हुई। और पाकिस्तान के लिए ही शायद श्रीलाल शुक्ल जी राग दरबारी में लिख के गए थे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी कुतिया है जिसको कोई भी लात मार सकता है। तो इट्स मोर ऑफ अ पैरेलल थिंग कि नाउ एनीबॉडी कैन थ्रो अ स्टोन ऑन पाकिस्तान। तो दूसरी बात ये कि जयशंकर जी भी ईरान में पाए गए, हमारे विदेश मंत्री, और ज्यादा दिन पहले नहीं, 2-3 दिन पहले ही। तो ईरान अटैक करता है पाकिस्तान पे, एंड ऑफ कोर्स अगर आप कहीं अटैक करते हैं ऐसी कंट्री पे जो अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम्ड है न्यूक्लियर है, एटलीस्ट न्यूक्लियर के साथ मिसाइल्स भी हैं, गजनी गोरी और पता नहीं कौन कौन सी, तो रिटेलिएशन हो सकता है। एंड विद द प्रेजेंस ऑफ इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर हु इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, ठीक है, तो क्या भारतीय एंगल भी है? क्योंकि अभी तक कोई भारतीय एंगल तो सुनने को नहीं है। अगर पाकिस्तान पिटा और भारतीय एंगल नहीं है तो सर फिर बड़ा दुख होगा मुझे। मजा सा जी नहीं आता। हाँ, मतलब, या अगर चलिए बिना भारतीय कोई भी पिट रहा है तो खैर एक अलग बात है, ठीक है, गुड फॉर अस। जी। मैं इसमें एक चीज है ना और जोड़ना मैं चाहूंगा मेरा लास्ट सवाल ये है सर कि इसमें हाँ। व्हाट आर द नेक्स्ट, ये जो ड्रॉप इन द ओशन है, मतलब सॉरी, एक जो ये तालाब में पत्थर फेंका गया है, ये लहरें उठेंगी, कहाँ जाएंगी लहरें? जी प्लीज। मुझे 2-4 मिनट फालतू ही चाहिए होंगे, माफ कीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना, मुझे एक प्रिडिक्शन, अजीब सी प्रिडिक्शन है, और मुझे पता नहीं क्यों मैं इसमें यहाँ पहली बार ही डिस्कस कर रहा हूं। इसको अगर हम डिलीट भी कर सकते हैं, अगर हो सकता है ना पसंद आए तो। देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यमन के अंदर अमेरिका उतरना नहीं चाहता, और कोई नाटो कंट्री इनके साथ नहीं आता, क्योंकि मैं एक बड़ी अजीब सा डाटा पढ़ रहा था कि ऑस्ट्रेलिया यहां पर दिखने को तो है, लेकिन 2 सैनिक है, 2 या 11, और नीदरलैंड भी यहां आया 2 सैनिक लेके, कोई 10 लेके आया, कोई 15 लेके आया। कैन यू इमेजिन? तभी तो बहरीन को बुलाना पड़ गया। ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन मुझे नजर आई। तो ऐसे में अमेरिका यमन के ऊपर से एयर स्ट्राइक तो कर सकता है, लेकिन वो जानता है कि इस एयर स्ट्राइक से या फिर मिसाइलों से यमन खत्म तो होने वाला नहीं है, फूट्स ऑन ग्राउंड चाहिए। अब फूट्स ऑन ग्राउंड में बीच में कोशिश तो करी थी कि इंडिया भाई तू संभाल लेगा यमन को। इंडिया ने कहा मैं पागल कुत्ते ने तोड़ना काट रखा है, अपनी लड़ाई खुद लड़, मेरे को दुखी मत कर। तो इंडिया का तो रोल चेंज हो गया, वो भी मैं बताता हूं, एस जयशंकर जी वाला। और एक आर्मी इस पूरे इलाके में ऐसी बची है जो आर्मी तो है और वो उतर भी सकती है, बस उसे आर्मी ऑन रेंट भी है, पैसे दे दोगे वो किसी को भी मार सकती है। अब इशारा करके निकलने तो बढ़िया है। और उस नहीं नहीं आर्मी ऑन सही है। रेंट को एक धमकी देने के लिए वो सोचे भी ना। उस जैसे क्या होता है ना, कभी कभार हम छोटे बच्चे थे ना, तो हमारी माँ हमें 2-4 इसलिए रख देती थी, धर देती थी। हम कहते हैं हरियाणा से है ना, तो धर देते थे, तो धर देती थी कि हम शरारतें ना करें, और कई बार नहीं भी कर रहे होते तो उससे पहले ही कान खींच लेते थे। है वो हाल अभी वो आर्मी ऑन रेंट वालों के साथ हो गया, पाकिस्तान के साथ। चलो नाम ले ही लेते हैं, बुरा मानने का तो देखी जाएगी, कि पाकिस्तान के साथ यही हो गया है कि पॉसिबली ये भी हो सकता है कि ईरान ने एक साथ इतनी सारी मिसाइलें और ड्रोन जो मतलब दे के मारे हैं, पाकिस्तान को समझा दिया है कि अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब और अपने मिसाइलें अपने पास रख, धो के रख दूंगा मैं, और अगर गलती से भी यमन में एक चप्पल भी मिल गई तेरी तो। मुझे एक अजीब सी, क्योंकि अमेरिका इस लड़ाई के अंदर अपनी आर्मी नहीं उतारना चाहता,
उसमें खर्चा होगा, मारधाड़ मचेगी, प्रॉब्लम्स होगी, और इलेक्शन से पहले जो बाइडन कभी भी लड़ाई के अंदर उलझता हुआ नहीं दिखेगा, और रशिया उसे फंसा चुका है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो इस लड़ाई में उतरे, और वो आर्मी ऑन रेंट। मेरी कोरी कल्पना है, इसमें कोई सबूत नहीं है, क्योंकि वो जो 5 दिन की मीटिंग हुई उसका मेरे पास एक मतलब शब्द तक नहीं है फोटो के अलावा। तो फोटो जो बोलती है या जो मैं उसके मतलब निकाल पा रहा हूं उसके बिहाफ पे बता रहा हूं। हाँ जी सर, आर्मी ऑन रेंट आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर पैलेस्टीनियंस किसी आर्मी ने मारे तो पाकिस्तानी ब्लैक आर्मी ने मारे। सितंबर, जी। मैं वही तो चीज कह रहा हूं ना, ये मारते हुए देर नहीं लगाएंगे, और ईरान जानता है कि तू ही जा सकता है, तो ले 2-4 तू अब जाके दिखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अब मेरे को एक प्रिडिक्शन ये था अजीब सा, अब हालांकि मैं इसमें पता नहीं कहां जाएगा ये। अब दूसरा, अब यहां हुआ ये, एस जयशंकर सर को जो क्रेडिट्स मिले, मैं फ्रैंकली बता रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि वो जरा सी इंटेंशन के लिए गए। एक्चुअली गए तो थे, देखिए अब यहां वाले डॉट्स एक अलग वाले काउंट करते हैं, दो दो, दो मतलब पता है कैसे। सितंबर हमारे एमबीएस इंडिया में थे 4 दिन के लिए, 4 दिन। अभी उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री और ओमान के शाह की बातचीत हुई, बाकायदा बहुत डीप लेवल की, कतर वालों से भी मिल लिए, और यूएई के जो शाह हैं प्रिंस एमबीजेड, वो आके अपने यहां पर, अच्छा वो सिर्फ रोड शो करने आए होंगे साहब? घर के पड़ोस में आग लगी हुई है जबरदस्त वाली, सामने वाला जो है वो मिसाइलें तान के बैठा हुआ है, ये रोड शो करने थोड़ा ना आए थे। उन्होंने ये सारे के सारे अरब काउंसिल, खासकर कतर को, पॉसिबली कतर को छोड़ के, या हो सकता है कतर भी, कतर को छोड़ के बहरीन से लेकर जितने भी अरब काउंसिल के बाकी 5 बचे हुए हैं, 6 बचे हुए हैं, उन सब ने एक रिक्वेस्ट मोदी जी से कर दी कि मोदी भैया प्लीज बचा लो, युद्ध होगा, शांति संदेशा लेके चले जाओ। और सोचकर देखिए, यमन की एयर स्ट्राइक से पहले ब्लिंकन साहब हमारे को फोन करके बता रहे हैं हां जी हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, और कल भी फोन आया और आज भी फोन आया। तो यहां डॉक्टर एस जयशंकर का ईरान जाने का कोई लॉजिक नहीं था, फाइनेंशियल टॉक्स वगैरह, ना 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 ना, ये असलियत में पीस मेकर की फॉर्म में गए थे वहां पे, अमेरिका का संदेशा लेके कृष्ण भगवान पहुंचे थे तेहरान कि 2 न्याय अगर तो आधा हो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो, ठीक है, तो वो वाला संदेशा लेके गए थे। और यहां युद्ध में तो है, अब वो संदेशा लेके गए थे, तो देखिए ना, जिस टाइम उन्होंने टेक ऑफ किया उसी टाइम निपटा दिया, क्योंकि एक बार्गेन चिप होती है आर्म ट्विस्टिंग वाली, कि एस जयशंकर साहब वहां से मेरे ख्याल से यूके गए हैं, और यूके जाने के पीछे का लॉजिक भी यही है कि आप उठाकर देखो ना, यूके यमन पे अटैक कर रहा है, एस जयशंकर साहब तेहरान जा रहे हैं शांति का संदेशा लेके, उसके बाद यूके जाके डिस्कस कर रहे हैं भाई क्या बात करेंगे, पीस टॉक्स। हाँ, इसमें क्रेडिट इनको मिल गया कि भाई एस जयशंकर गए और मिसाइलें बरसा दी, भाई क्रेडिट मिलता तो मिल जाए। सॉरी कहां से आ गई, क्रेडिट मिलता तो मिल जाए, उसमें बुराई थोड़ा है, लेकिन इससे लेना देना कुछ नहीं है, लिटरली कोई लेना देना नहीं है एस जयशंकर साहब का वहां जाने से। एस जयशंकर साहब पीस टॉक्स के लिए गए हैं कि भाई मान जाओ। अच्छा, ये पीस टॉक्स 17 नवंबर को शी जिनपिंग वाली हो चुकी है, और वो फेल हो चुकी है, अमेरिका जब शी जिनपिंग गए थे। तो ये जो फाइनल टॉक है ईरान को समझाते हुए कि देख हमें चाइना से लड़ना है, तू क्यों बीच में पिस रहा है यार। और ईरान ने पक्का कहा होगा भाई न्यूक्लियर बॉम्ब तो बनेगा, चाहे तू कुछ कर ले, और अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनेगा तो सीधी सी बात है, न्यूक्लियर बॉम्ब की सीधी सी बात है, बनेगा तो सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर बॉम्ब रखेगा, और पॉसिबली पाकिस्तान वाले वहां रखे हुए, मुझे नहीं पता, मैं फ्रंटली जहां तक मुझे लग रहा है कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन जो भी और इसलिए ईरान अड़ा हुआ है कि मुझे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, और अमेरिका उसकी किसी तरीके के अब उस बार्गेन उसमें नहीं है। और यही एक बड़ा कारण है, लिटरली बहुत बड़ा कारण है कि ये टॉक्स फेल हुई, या यूं कहे ईरान अपनी बार्गेन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है, इसलिए जयशंकर साहब जैसे ही बाहर निकले दनादन मिसाइलें और ये सब चीजें निपटा दी। यहां एस जयशंकर साहब इससे ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे,
लेकिन क्रेडिट मिल रहा है तो क्या बुरा है? हाँ, हमने किया। हाँ, चलिए ये बिल्कुल। बड़ा इंटरेस्टिंग ये रहा कि जयशंकर साहब का जो रोल है नहीं है वो एक अलग बात है, मतलब वी कैन डिस्कस इट इन अ लेटर थिंग, बट समथिंग एल्स इज हैपनिंग। एक चीज बड़ी जरूरी ये भी सुनने को मिलती है कि जैसे अभी तक क्या था कि जो सबसे बड़ा जो वर्ल्ड ओवर ट्रेड होता है, जो सबसे बड़ी जरूरत है विच कैन थ्रो कंट्रीज इनटू chaos इज द एनर्जी डिपेंडेंसी ऑन पेट्रोल एंड डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे सुपर डिपेंडेंसी। अभी हमारे यहाँ एक छोटी सी हड़ताल हो गई थी, ट्रक हड़ताल, तो दो ही 3 दिन में सड़कों पे और लोग पेट्रोल पंप की लाइनें लगाने लगे थे और आफत आने लगी थी। खैर, सो ये जो वर्ल्ड ओवर जो पुष्कर दा भी कह रहे थे कि ये जो हमारे टैंकर्स हैं ये मूव करते हैं ऑफ कोर्स सी रूट्स के थ्रू, और सी रूट्स में देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि बहुत अनचार्टेड वाटर्स हैं, पन इंटेंडेड। सो होता क्या है कि उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आज तक यूएस की थी, यूएस के जो नेवल वो थे, और पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया और जितने ओआईसी कंट्रीज थे, तो वो उनको कंट्रोल में इसलिए भी रखता था कि यूएस ही इन सारे सीज में उसके अपनी जितने बेड़े चलते थे जैसे भी है, तो वो सिक्योरिटी का पूरा वो जिम्मेदारी लेता था, ही इंश्योर करता था कि ये सारा जो एनर्जी का सिस्टम चल रहा है वो सिक्योर रहे। और उसके ऑफ कोर्स वो फिर उसकी अपनी शर्त थी 1971 वाली कि सारा ट्रेड डॉलर में होगा। खैर ठीक है, गिवन। बट नाउ एज आप दोनों लोग जो कह रहे हैं कि यूएस इज टेकिंग अ बैक सीट एंड इट इज एट इट्स वीकेस्ट, और अब वो जो है इन इन अपनी ज्योग्राफी से हटकर जो दूसरी ज्योग्राफी में जाकर जो चौधराहट थी उसको वो कम कर रहा है, वो अपने आप को बैक कर रहा है। सो ये एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, और इसकी वजह से वहां पे उस रेड सी और इस ट्रेड रूट्स पे क्योटिक माहौल बन रहा है जो सब कोई झेल रहा है। जैसे हुतीज का नाम आ रहा है, सोमालियन पायलट्स का नाम आ रहा है, ऑफ कोर्स ये लोग इंडिविजुअल तो कुछ नहीं कर सकते, देयर मस्ट बी सम बैकिंग टुवर्ड्स देम ऑन देम, या तो और ये सारी लड़ाई वर्ल्ड ट्रेड की भी होती है कि उस पे वर्चस्व वो रखेगा जो अपनी वहां पर शक्ति बना के रखता है। तो अब ये इसलिए सऊदी अरेबिया और यूएई और ये लोग जो है इंडिया से इन्होंने बहुत ज्यादा बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है कि आखिर इंडिया से इनकी, मतलब मोदी उनको भाई कहते हैं और वो एयरपोर्ट पे लेने जाते हैं, प्रोटोकॉल तोड़ते हैं इनको ये और वो लोग इनको इतना सपोर्ट करते हैं। बहुत सारी कहानियां 2018 में, 2019 के चुनाव से जस्ट पहले दिसंबर 2018 में भारत के बहुत बड़े 2 आर्म्स डीलर जिनका घर का संबंध गांधी परिवार से था, उन दोनों को दुबई से किडनैप करके इंडिया डिलीवर किया गया था। कोई एक्स्ट्रेडिशन कुछ नहीं, नथिंग। सो वो बात तब से वहां चलेगी, व्हाट इज द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन इंडिया एंड दीज सऊदी एंड बहरीन एंड एवरीवन यू आर सेइंग, वो हम छोटी छोटी घटनाओं से निकाल सकते हैं। हाँ जी इंटरप्ट कर रहा हूं। इस जी। पीस डील के बदले में मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है विजय माल्या, नीरव मोदी और तीसरा एक और है, वो तीनों के तीनों इंडिया लाए जा रहे हैं। चौकसी चौकसी, हाँ हो सकता है, वो हम लोग की भी अपनी मुझे रिक्वायरमेंट ऐसा है। लग हर रहा है, आदमी जो आप कह रहे लग थे रहा है। नेगोशिएशन ऑन द, सर टेबल पे नेगोशिएशन चल रही है ना, जिसको जो चाहिए ले लो, पाउंड ऑफ द फ्लेश, ठीक है। और वो खैर एस जयशंकर साहब की इस विजिट के एक दिन बाद ही खबर आ गई है कि हाँ आ रहे हैं। जी, तो भाई हमको भी तो टाइमिंग पे ही चाहिए ना, वो मोदी जी टाइमिंग के तो मास्टर हैं। अभी नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा बता देंगे, ला के रख देना। खैर इलेक्शन आ लेकिन गए बट हैं। वी स्टार्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, अटैक ऑन पाकिस्तान, ठीक है। और मैं अब इस पे दादा से पूछना चाहूंगा, पुष्कर दा, कि आप ये कहते हैं विप्लव काल है और ये होता हुआ अब दिख रहा है, ये पूरी तरह अब दिख रहा है कि केओटिक माहौल होता जा रहा है एनर्जी ट्रेड पर, एनर्जी रूट्स पे, एनर्जी की जो मोड ऑफ ट्रांजैक्शन है डॉलर पे, उस पे भी ये इशू आ रहा है। अमेरिका इज टेकिंग अ बैक सीट बिकॉज वीकेस्ट मोमेंट पे है, जैसा हरिमोहन सर भी बता रहे हैं कि अमेरिका के ही पिट्ठू को पीट दिया गया और अमेरिका को मैसेज दिया गया। ईरान ने दिया, बदला भी ले रहा है, पुराने सारे बदले निकालने का भी समय आ रहा है। तो मेरा जो सबसे मुख्य सवाल यह है कि चलिए घटना हमें पता चल गई, हमने डॉट्स भी कनेक्ट किए, पर भविष्य क्या है? डू यू सी? और आपने कहा कि ये विप्लव काल है, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि ये विप्लव काल है। आप अक्सर कहते हैं कि मुझे नहीं पता कैसा होगा, पर फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है इन घटनाओं के थ्रू व्हाट इज गोइंग टू हैपन? मेरा इसका बहुत ही अमेरिका को
मैं कांग्रेस मान लूं, यहाँ की पार्टी है, अमेरिका इज प्लेइंग ओल्ड ट्रिक्स। जो पहले द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो रियल पॉलिटिक्स होती थी, जियो पॉलिटिक्स होती, जो उसके टाइम में होते थे, इसको मुड़ेड़ा, उसको किया, उसको उठाया, उसको गिराया, ये अमेरिका करता रहा। वो उसकी मजबूरी सुपर पावर बनने रहने की। अमेरिका एक एज ए टर्बुलेंट टाइम पे वही थ्योरी इस्तेमाल कर रहा है, वही टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, जहां पर अमेरिका ये समझ नहीं पा रहा है कि वो जमाने लग गए कोल्ड वॉर वाले भी, और पोस्ट कोल्ड वॉर जहां पर सुपर सुप्रीम 3 दशकों तक अमेरिका था। अमेरिका नथिंग इन्वेंटिंग, यानी जियो पॉलिटिक्स में, डिप्लोमेसी में कोई ऐसा नहीं कर रहा है काम जिसको मैं ये कहूं कि कोई नया कर रहा है, बिल्कुल नहीं। आज मैं याद है 70 के दशक का, जिस तरीके से हेनरी किसिंजर, जो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिका की, बहुत ही हरामी मतलब ही वॉज रियल डिप्लोमेट से बोलते हैं, ही वॉज अपने देश के लिए। उस जगह पे मैं अपने जयशंकर जी को देख रहा हूं, द वे ही मूव्स, कहाँ क्या छोड़ा क्या पाया नहीं पता लगता। इसलिए जयशंकर भी जहां जा रहे हैं, उसमें हम लोग कयास लगा सकते, और ये सब ये भविष्य में जब कुछ परिणाम आ जाएंगे तब उस पर हम बहुत अथॉरिटी से बात कर सकते हैं। एक चीज क्लियर है, इस पूरी न्यूक्लियस में इंडिया का जहां तक मामला है कि हमको इसमें सुख इसी में मिलेगा कि हम इसमें शामिल नहीं, आप लोग शामिल नहीं। जो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया, जहां शक्तिशाली बना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब यदि पर्ल हार्बर नहीं होता तो कद्दू नहीं आता अमेरिका सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, यूरोप जाता। और उसने, भारत की फिलॉसफी यही है, जयशंकर इज प्लेइंग दैट। जहां तक स्ट्रेंथ की बात है, उस जमाने में नहीं समझ में आता था, आज के जमाने बहुत स्पष्ट है कि जब आपके शेष विश्व की में रिसेशन आ रहा, इन्फ्लेशन हो, इकोनॉमी टूट रही, जो कॉलोनाइज जो जिन्होंने कॉलोनाइज किया था यूरोपियंस ने, वो 500 साल बाद दोबारा डार्क एजेस में जा रहे हैं, जहां आपकी सोसाइटी जो है अपने मॉरली डिटमस पे है, जहां पर नई जनरेशन आपने पैदा ही नहीं की कि वो आपके लिए लड़ सके। आज अमेरिका इसलिए नहीं कर रहा कि नहीं कर सके, अमेरिका के पास वो आदमी नहीं है जो लड़ सके। लड़ने के लिए आपका जो है इंक्लेशन होना चाहिए। यू कैन, आपके भौकाल बना के टेक्नोलॉजी कितनी भी आप कर लीजिए, एनी रोग एलिमेंट कैन किक यू आउट। ईरान का क्या है, ईरान की भी प्रॉब्लम यह है कि ईरान के पास यही टाइम था जो कुछ करने का, क्योंकि ईरान की सोसाइटी जो है वो ऑलरेडी रिबेलियन हो चुकी है। उनकी जो सोसाइटी है जो है, दे आर नॉट एट पार विद जो स्टेट ऑफ ईरान। पब्लिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं ये देखा है कि जब हमास और इजराइल का युद्ध हो रहा था, ईरान ओपनली हमास को सपोर्ट कर रहा है, एंटी इजराइल है, लेकिन वहीं पे ईरानियन जो पब्लिक है वो इजराइल का झंडा लेके जो है घूम रही थी। भले 100 लोग, लेकिन ऐसे टोटलेरियन, जहां टोटलेरियन सोसाइटी व्यवस्था हो वहां कर रहा है, इसकी मतलब बहुत कुछ है। तो आपको दमखम दिखाने करना पड़ता है। उसी के पैरेलल पाकिस्तान की स्थिति बहुत बुरी है। पाकिस्तान इस वक्त टर्मिनल पे है कि जहां पर 2 साल से इमरान खान, जो कि खुद इन्हीं का ही बनाया हुआ आदमी था, जो कि बैक्ड बाय द डीप स्टेट कह लो या जूस लॉबी था, उसने जो है वो उसने ऐसा कल्ट क्रिएट किया हुआ है कि उसका नौजवान पाकिस्तान को वो गाली दे रहा है पाकिस्तान आर्मी को। इसे टोटल में जो है हिट जो हो रही है पाकिस्तान आर्मी हो रही है, और पाकिस्तान आर्मी बोल नहीं पा रही है। क्योंकि मुझे आज ये डाउट होने लगा हरमोहन जी कि क्या वाकई पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इस वक्त उसके हाथ में ही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि उसकी चाबी कहीं सऊदी अरेबिया के पास हो, क्योंकि ये तभी हो सकता है व्हाई यू आर हेल्पलेस। ऐसा कुछ तो होगा कि आप में इस रिटेलिएट करने की पोजीशन नहीं। आपने बताया वो एयर डिफेंस भी आपने चाइना से ले रखा था, 4 लिए थे, भैया कहाँ गया? हम भी सुनते थे कुछ भी नहीं। वो जेस थंडर उनका जो है
G17 कौन सा उनका जो है महंगा J17 पड़ गया। दूसरा वो वही नहीं उड़ा। तो दैट मीन्स कि अमेरिकन वो पाकिस्तान आर्मी टोटली डिमोरलाइज, और उनका क्योंकि बहुत बढ़िया फंडा है डुअल नेशन उसकी नेशनलिटी का, सिटीजनशिप। इस वक्त जो है केवल जो आर्मी बहुत सही वक्त शब्द यूज किए हैं, और उसकी परिभाषा उनकी टेम्पलेट भी यही है पाकिस्तान में, आर्मी ऑन रेंट। इस वक्त वहां की जो इलीट है वो केवल कफन करके जो है निकालने मुझ में, इस वक्त पाकिस्तान में कुछ नहीं बचा है। जो उनकी इलीट क्लास है, चाहे वो उनकी आर्मी को, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे उनका पॉलिटिकल का अपर एक्लॉन हो, सारा उनका पैसा जो है सब जो है पास में दुबई से लेके जो है यूरोप में लगा हुआ है। और इस वक्त भी है कुछ मिल जाए, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये आ गई कि जो उनके एक्स जनरल लेफ्टिनेंट जनरल है, उनके पेंशन जो उनके वो है पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, दे आर सो हैवी इंड्यूस्ड कि जब तक इनको पैसा कहीं से मिलेगा नहीं, दे कांट फीड देम। तो इस वक्त पोजिशन ये है कि जितना मिल सकता है जिसको वो ले लो, साल 2 साल 3 साल। ये अपने अब कहते हैं ना, जो ज्वालामुखी होता है फूटता है, उसका जो है अपने आप कोलैप्स कर जाता है, नहर बन जाती है। पाकिस्तान उसी प्रोसेस में है। वो किस प्रोसेस में जाएगा? दे आर नो मोर फाइटिंग। आप अफगानिस्तान से नहीं फाइट कर पा रहे। ईरान जहां से आपका नंबर 2 का पेट्रोल, उनका जो डीजल और पेट्रोल जो आता है, सबसे बड़ी स्मगलिंग जो होती है ईरान से होती है वाया बलूचिस्तान। वो जो विच कैटर 35% ऑफ द कंजम्पशन ऑफ पाकिस्तान, 35% स्मगल्ड पेट्रोल से वो ईरान से आता है। ईरान देता है, बेचता है, क्योंकि सैंक्शन लगे हुए थे। तो भैया कहानी सिर्फ इतनी है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ईरान ने कुछ गेम खेल दिया है। ईरान क्या कीमत देगा, कब देगा? और अमेरिका, देखिए अमेरिका का ये 2024 इलेक्शन ईयर, बाइडेन भगवान जाने उसकी तो बुद्धि है कि नहीं है, उसे कौन चला रहा है। इट इज समथिंग मेगा फ्री फॉर ऑल है। जिसकी सेनेटी प्रिवेल कर जाएगी वो शायद सर्वाइव कर जाए, बाकी कौन किसको पीट दे। वैसे अमेरिका की हालत बड़ी खराब है। इफ यू कैन नॉट डेयर टू फाइट ऑन ग्राउंड, इफ यू कैन नॉट पुट योर बूट ऑन ग्राउंड, तो you cannot fight war with aeroplanes, missile, drone and everything. Nothing. You can't do that. जी, तो मैं तो वी ये सॉ देखा कि भी दैट। चर्निंग जी है। जी, हम लोगों ने ये देखा 7 अक्टूबर को इजराइल में जब हुआ, तो इजराइल वाज वेरी हेवीली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी एंड सेंसर्स एंड व्हाट नॉट, कि बॉर्डर पे उन्होंने लगा रखे थे, और पहले आयरन ड्रोम लगा रखा था रॉकेट्स का। पर जैसे ही ह्यूमन इंटरवेंशन हुआ, इट कोलैप्स्ड इन 1 डे। तो अब जो है, और अब जो गाजा वो थोड़ा बहुत जीत भी रहे हैं, वो बूट्स ऑन ग्राउंड की ही वजह से जीत रहे हैं। टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग बूट्स ऑन ग्राउंड की है। सर, तो हरिमोहन सर, मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट लेता हूँ इस वीडियो पे। आप कुछ कहना भी चाह रहे थे बीच में, कि इतनी सारी बातें हमें पता चल रही हैं, एंड ठीक है, हम लोग ने थोड़ा सा फन मोड में भी लिया, बट आई डोंट थिंक कि ये समथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन। और ये जैसे हुआ क्या था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है, जैसे होता था कि आर्क ड्यूक फर्डिनांड जो थे ऑस्ट्रिया के ड्यूक, तो उनकी जब गोली मार के हत्या की गई, तो बताया जाता कि दैट वाज द ट्रिगर जहां से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, और उसमें भी बहुत लोग की जान गई। तो ये सब हमको ट्रिगरिंग इवेंट्स लग रहे हैं, जो कहाँ जाके गिरेंगे कुछ पता नहीं चल रहा। तो आप अगर मुझे क्लोजिंग कमेंट में अगर बता सकें कि व्हाट डू यू सी नेक्स्ट। संदीप भैया, एक्चुअली पता है क्या है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़े गए थे 2 ब्लॉक्स के थ्रू, और ब्लॉक्स में वो एक दूसरे को सिर्फ हराना चाहते थे। इस बार जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ना, ये जो चल रहा है, इसको अगर आप ट्रेजेक्टरी को उठाकर देखेंगे ना, इसमें एक दूसरे को हराना नहीं है, इसमें ये है, who would decide the rules of this world, रूल्स, यस, order of this world। और वो ट्रेड रूट पर लड़े जा रहे हैं हर जगह पर। चाहे आप क्रीमिया देखेंगे, वो ट्रेड रूट है। उसके बाद आप मेडिटेरेनियन सी, सुएज कैनाल, रेड सी, ये ट्रेड रूट है। हरमुज ट्रेड रूट है। और जो अगला बैटल ग्राउंड है ना, इवन इंडिया भी जो मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में लड़ रहा है, ट्रेड रूट है। तो ये सारी ट्रेजेक्टरी ट्रेड रूट की है। एक दूसरी चीज आपने कहा कि विप्लव काल है, और उसमें देखिए विप्लव काल विश्व के लिए है, हाँ है।
क्या ये विप्लव काल इंडिया के लिए है? चिंता का काल है, लेकिन मुझे कोई रीजन नजर नहीं आ रहा कि इंडिया इस वर्ल्ड वॉर में कहीं पर इन्वॉल्व हो रहा है। उसके पीछे रीजन है, वो लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। देखिए, अमेरिका, रशिया, चाइना, इन तीनों को देखोगे ना, तो इन सब की पॉलिसी, इवन ईरान, ये एक्शन रिएक्शन में उलझे हुए हैं। दे आर नॉट एबल टू डिसाइड देयर ओन पॉलिसी। ये एक ने एक्शन किया तो उसका रिएक्शन कहीं और से आया, फिर एक्शन किया, फिर रिएक्शन आया। तो एक्शन रिएक्शन में आप अपनी पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पाते। इंडिया दुनिया में इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जो ये कहता तुम सारे जाओ भाड़ में, ना मुझे एक्शन से मतलब, ना रिएक्शन से मतलब, मेरी मर्जी, मैं वो करूंगा। ये बॉटम लाइन मुझे नजर आ रही है। और यही एक रीजन है कि इंडिया के पास कोई रीजन नहीं है किसी दुनिया के देश से लड़ने का, और किसी दुनिया के दूसरे देश के पास भी कोई रीजन नहीं है जो इंडिया से लड़े। हम किससे लड़ेंगे? चाइना से। चाइना इंडिया से क्यों लड़ेगा? लड़ना था 15 जून 2020 को लड़ चुका था, उसके बाद एक दो बार लड़ लिया, उसके बाद ब्रिंकमैनशिप चलेगी, इधर से ये गुर्राएंगे, उधर से वो गुर्राएगा, ये अपना वो पूरे का पूरा जो है इस्टेब्लिश करते रहेंगे, वो अपना इस्टेब्लिश करते, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहेंगे, काम खत्म। अगली लड़ाई का वॉर फ्रंट रशिया बता चुका है कि भैया तुम जिस दिन अमेरिका ईरान में घुसा, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे आपको दिखाई देगा कि जो वो क्या कहते हैं उसको, नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया। अभी थोड़े दिन पहले 200 शेल्स डाले थे, रशिया ने बता दिया बेटा अगर गलती से ईरान की तरफ देख लिया तो वहां दूंगा मैं तुझे। ये बता चुका है वो। और यहां पर नेक्स्ट फ्रंट वहां है, यानी जिस दिन ईरान और अमेरिका आमने सामने हुए, या ईरान के ऊपर अमेरिका का कोई डायरेक्ट अटैक हुआ, तो जापान और साउथ कोरिया जलेंगे। और जैसे ही वो जलेंगे, अगला टारगेट फिर अमेरिका जैसे ही वहां जाएगा, चाइना को ना चाहते हुए भी ताइवान वाले उस पूरी बेल्ट में फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड्स के अंदर कूदना पड़ेगा, लड़ाई वहां बजेगी। इंडिया के पास कोई रीजन नजर नहीं आ रहा लड़ने का। हाँ, एक चीज और सर, जैसा आपने कहा अमेरिका और ईरान की बात की, और मतलब हम करीब करीब काफी देर से हम लोग भी बात कर रहे हैं, और जनता भी सुनेगी तो धैर्य के साथ ही सुनेगी। तो अमेरिका की जब हम बात करते हैं तो अक्सर लोगों को लगता है कि नॉर्थ अटलांटिक सी के आगे जो अमेरिका की कंट्री है 50 स्टेट्स, वही है अमेरिका। और अमेरिका सिर्फ वहां नहीं है, अमेरिका ने गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अपने बेसेस लगा रखे हैं। तो जब जो बात हुई, पहला जहां से ये बात शुरू हुई कि ये जो मिसाइल गए हैं, ये हो सकता है कि जो पाकिस्तान में एयर बेसेस हो वहां पर भी अटैक हो सकते हैं। तो और जाहिर सी बात है कि नहीं भी उसके सामान को मारा तो उसके आदमी को मारा ना। तो एक ये बात आती है कि भाई चोट तो लगेगी। तुम जितना पहले फैल के रहते थे, जितना तुम्हारा शरीर विशाल था, डेविड गोलियत वाली कहानी की, ये कि वो तो बहुत बड़ा है। डेविड ने पूछा कि वो तो बहुत बड़ा है, तो उसको बताया गया कि यही उसकी कमजोरी भी है कि उसको तो कहीं मारो चोट लगेगी उसको। खैर एनीवेज, तो यूएस को चोट लगती रहेगी, और आगे हमें लगता है और भी घटनाएं होंगी, नजर बनाए रखेंगे हरिमोहन जी के साथ भी। और सर आप कुछ कह रहे थे, उसको मैंने सॉरी इंटरप्ट किया, आप अपनी बात कंप्लीट कर लें फिर हम बस वही है कि इंडिया के लिए इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इंडिया आज के दिन दुनिया में उसी पोजीशन पर खड़ा हुआ है जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अमेरिका खड़ा हुआ था, जो बिल्कुल लास्ट वाले डेज में, लास्ट सिचुएशन में, बिल्कुल लास्ट में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग इंटरफियर करेगा। और पॉसिबली जापान वाली गलती चाइना नहीं करेगा, और दुनिया का कोई दूसरा देश इंडिया का दुश्मन है नहीं। बस मुझे ये सिचुएशन नजर आ रही है कि एटलीस्ट वी आर इन सम कंफर्टेबल पोजीशन। हाँ, पाकिस्तान की तरफ से प्रॉब्लम ये आएगी कि पाकिस्तान का जब डिसइंटीग्रेशन शुरू होगा, क्योंकि जब वेस्ट एशिया लड़ेगा, यानी अरब कंट्रीज और ईरान दोनों आपस में लड़ रहे होंगे, तो यहां पर पाकिस्तान की सिचुएशन समझ में नहीं आएगी, और ये अपने आप इम्प्लोड करेगा। ये लड़ेगा नहीं किसी से, इम्प्लोड करेगा अपने आप, अंदर ही अंदर, जैसे ताश के पत्ते गिर जाते हैं ना, वो वाला। और वहां इंडिया जरा सा वो पीओके वाला पार्ट में कुछ कर ले सो कर ले, अदरवाइज मुझे कोई सिचुएशन लगती नहीं है इंडिया के लिए। हाँ, दुनिया एक आग के मुहाने पर खड़ी हुई है, वो खड़ी रहेगी। ज्यादा से ज्यादा सर्बिया चलेगा थोड़ा सा, यूरोपियन यूनियन जो है वो कोलैप्स करने वाला है, मुझे ऐसा लगता है।
अमेरिका की हालत खराब है और वो अब एक अमेरिका सिर्फ वो 51 स्टेट्स तक ही सीमित रह जाएगा, थोड़ी थोड़ी जगह जैसे ब्रिटेन की 2-4 पावर्स है वो, और वो वाली पोजीशन इंडिया लेता हुआ नजर आएगा। अमेरिका अपनी चाल में कामयाब होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन में फंस चुका है, जी, और सिर्फ आपका एक जो कंट्री है जो इस एक्शन रिएक्शन में नहीं है, वो है इंडिया, और जैसा वही कि डोमिनेट करता हुआ। यस। जो आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसी पे एक छोटी सी बात याद है कि गांव देहात में जब लड़ाइयाँ होती हैं, दो पक्षों में भी, दो लोगों में हुई, फिर वो बढ़ते बढ़ते दो पक्षों में हो जाती हैं, तो आपस में सब कुछ हो जाता है, लाठी चल जाती है, घर भर जला दे, सब कुछ। सरपंच के घर पे कोई हाथ नहीं रखता है। सरपंच का घर बचा रहता है कि जब सब निपट जाएगा तो यही सुलह कराएंगे। तो मुझे लगता है कि कुछ वैसा सीन होगा। सरपंच जी खटिया डाल के बैठे हैं, दुनिया देख रहे हैं कहाँ एक जो अक्सर हम लोग बात करते हैं, हम और पुष्करदा की, राजू श्रीवास्तव जी जो थे, उनका एक बड़ा अद्भुत सा एक लाइन थी कि हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ये सब करते हैं। तो भारत भी देख रहा है, सबको कह रहा है हाँ ये तुम लोग कर लो पहले। तो इस पॉइंट पर, इस नोट पर थैंक यू सो मच दर्शकों, काफी देर तक आपने हमें सुना, और वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, जानकारियां अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और चैनल जरूर लाइक करें। हरिमोहन जी और पुष्कर जी का कॉम्बिनेशन आपके सामने बार बार आता रहेगा, दुनिया को समझने के लिए, घटनाओं को जानने के लिए, और घटनाओं की सही जानकारी के लिए। मेन स्ट्रीम मीडिया पर न जाएं, प्रारंभ पर आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।